ये एक ऐसी समन्ड क्रीचर थी जिसे पूरी दुनिया तुच्छ समझती थी, लेकिन जिस पल मैंने उसे समन किया, उसी पल मैं खुशी से पागल होकर उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। ये देखकर मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे जीनियस कहकर चिढ़ाने लगे। यहां तक कि मेरे होमरूम टीचर, जिसने मुझसे बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं, मुझ पर चिल्लाने लगा कि मैं उसकी दी हुई शिक्षा के साथ विश्वासघात कर रहा हूं। ये सब देखकर मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय मैंने अपनी सारी चीजें बेच दी ताकि 50 किलोग्राम लीन मॉन्स्टर मीट खरीद सकूं, क्योंकि मुझे इस छोटे से काले कुत्ते की छिपी हुई टैलेंट को एक्टिवेट करना था। उसी समय मैंने उसके सिर को सहलाया और अचानक कॉन्ट्रैक्ट की एक नोटिफिकेशन मेरे दिमाग में गूंज उठी। लॉयल्टी लेवल कभी धोखा नहीं देगा, वाइटल लिंक स्थापित करें। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के लिंक को चुन लिया और उसी क्षण एक भयानक दर्द मेरी आत्मा को चीरने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। आसपास के क्लासमेट्स को लगा कि मैं सदमे को सह नहीं पाया, इसलिए वे सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। मेरी गर्लफ्रेंड लूरुयंट, जो पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, मेरे पास आई और थोड़ी शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ बोली, माफ करना, नेशनल एग्जाम हमारे जैसे साधारण परिवारों के लिए सोशल स्टेटस बदलने का इकलौता मौका है। अभी थोड़ी देर पहले लिू लियांग, जो एक लांसर नाइट है, उसने मेरे साथ टीम बनाने के लिए हाँ कर दी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाऊंगी। मैं उठकर खड़ा हुआ और बिल्कुल लापरवाही से जवाब दिया, कोई समस्या नहीं। मेरे इतने सरल और ठंडे जवाब को सुनकर वह हैरान रह गई। जो सफाई वह देने वाली थी, वह उसके गले में ही अटक गई और उसे ऐसा लगा जैसे मैं उसे गंभीरता से ले ही नहीं रहा। फिर उसने ठंडी सांस ली, मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। उसके पास खड़ी लड़की ने मुझे घृणा भरी नजर से देखा और बोली, ये बस दिखावा कर रहा है कि इसे फर्क नहीं पड़ता। लॉरुयान, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम क्यों इससे ऐसे माफी मांग रही हो? ये तो सिर्फ हथेली जितना छोटा काला कुत्ता ही समन कर सकता है, ये तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? लेकिन उस समय मैंने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वाइटल लिंक बनने के बाद मुझे पता चल गया था कि इस छोटे कुत्ते ने एसएसएस रैंक टैलेंट अवेकन कर लिया है, एपोस्टल ऑफ वोरेसिटी। ये जो भी खाना खाता है उसे ऊर्जा में बदल सकता है और प्यूरिफिकेशन स्टेज तक पहुंचने के लिए सभी सीमाओं को अनदेखा कर सकता है। लगता है मेरा दर्द बेकार नहीं गया। पूरे महान चाया एम्पायर में एसएसएस रैंक टैलेंट वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, और जब भी ऐसा कोई नया व्यक्ति सामने आता है तो पूरा राष्ट्र उसे बहुत महत्व देता है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि वे बेहद शक्तिशाली होते हैं। मैंने उस छोटे काले कुत्ते को उठाया और अपने चेहरे के पास लाकर कहा, आज से तुम्हारा नाम एमिन है। अब तुम मेरे लिए अच्छी तरह काम करोगे। एमिन खुशी से अपनी जीभ निकालकर होंठ चाटने लगा। मैंने उसे एक स्टेक फेंका और पलक झपकते ही उसने उसे बिना एक टुकड़ा छोड़े निगल लिया। ऑर्डिनरी मीट डिवावर्ड, प्यूरिफिकेशन वैल्यू +0.5। उसी क्षण उसकी हथेली जितनी काया लगभग न दिखने वाली गति से थोड़ी बड़ी हो गई और उसकी सभी बेस स्टैट्स एक एक पॉइंट बढ़ गई। और यह तो सिर्फ एक साधारण स्टेक खाने से हुआ था। अगर बाद में यह और भी ज्यादा खाना खा ले तो इसकी शक्ति कितनी डरावनी हो सकती है। यह सोचकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। और जो बात मुझे और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी वह यह थी कि मेरी अपनी ताकत भी थोड़ी बढ़ गई थी। लगता है मेरी स्पेशल एबिलिटी मेरी समन्ड क्रिएचर द्वारा प्राप्त ऊर्जा का एक हिस्सा मुझे भी ट्रांसफर कर सकती है। इसलिए मैंने तुरंत 6000 से ज्यादा खर्च करके 50 किलोग्राम म्यूटेंट लीन मीट खरीद लिया। एक साधारण विचार से मैंने एमिन को फिर से बुला लिया। सामने रखे गहरे लाल म्यूटेंट मीट को देखकर एमीन के अंदर से उसे खाने की तीव्र इच्छा उठी। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और मांस को फाड़ फाड़ कर निगलने लगा। वह पागलों की तरह हर टुकड़े को निगलते ही उसे ऊर्जा में बदल रहा था। जैसे जैसे वह लगातार खाता गया, एक अनंत ऊर्जा एमिन के पूरे शरीर में भरने लगी और उसकी कद काठी आंखों के सामने तेजी से बढ़ने लगी। उसी समय मैंने भी महसूस किया कि मेरा अपना शरीर हर तरफ से मजबूत हो रहा है। आधे घंटे बाद एमिन की ऊंचाई 2 मीटर से भी ज्यादा हो चुकी थी और मेरी सभी स्टैट्स 10 पॉइंट्स बढ़ चुकी थीं। यहां तक कि दूसरी क्लासेस के लोगों से तुलना करें तो भी यह असाधारण था। जिस तरह एमिन मजबूत हो रहा था वह लगभग चीटिंग जैसा था और इससे मैं जल्दी ही दूसरों से पीछे रहने का अंतर मिटा सकता था। यह सोचकर मैंने बिना हिचकिचाए सिस्टम की इवोल्यूशन ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने कंफर्म किया, एमीन के अंदर गहराई में छिपा टेरिफाइंग टैलेंट सोर्स कंपन करने लगा और अचानक एक अजीब काली प्यूरिफाइंग फोर्स फूट पड़ी। उसकी सेल्स तेजी से विभाजित होने लगीं, जीन्स फिर से व्यवस्थित हुए और उसकी लाइफ एक नए स्तर पर पहुंच गई।
Congratulations, your summoned creature Ming has obtained the skill Rend. Congratulations, your summoned creature Ming has awakened a new talent, Gigantism. इससे उसका आकार बढ़ता है, स्ट्रेंथ और डिफेंस 300% बढ़ जाते हैं, लेकिन स्पीड 50% कम हो जाती है। इस इवोल्यूशन के बाद एमीन की सभी स्टैट्स 50 पॉइंट से ऊपर पहुंच गईं, जबकि वह अभी भी लेवल 1 पर था। यहां तक कि हाई लेवल समन्ड क्रीचर्स भी उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे। समन्ड क्रीचर्स को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, डी, इंटरमीडिएट, हाई और सुपरियर। उनका मूल्यांकन टैलेंट के आधार पर किया जाता है और एसएस सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है, लेकिन अभी तक एसएस रैंक टैलेंट वाली क्रिएचर कभी सामने नहीं आई थी। इसके बाद मैं एमीन को घर ले आया और सो गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कल नेशनल एग्जाम में किस तरह के लोग सामने आएंगे। अगले दिन नेशनल एग्जाम में भाग लेने वाले छात्रों की भीड़ चौक पर इकट्ठी हो गई। लेन सभी को डंजन में प्रवेश करते समय बरतने वाली सावधानियां समझा रहा था। इस साल नेशनल एग्जाम में कई बड़े बड़े टॉप हाई स्कूल्स के छात्र आए थे, इसलिए प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर थी। ल्यूलियंग, जो शुरू में बहुत आत्मविश्वासी था, अब थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तभी किसी ने कहा, चनलिन, क्या तुम सच में अंदर जाने वाले हो? बेहतर है अभी हार मान लो, वरना खुद को बेइज्जत करोगे। जैसा कहा जाता है, अगर तुम कभी लड़ोगे ही नहीं तो खुद से यह झूठ बोल सकते हो कि तुम कभी हारे ही नहीं। ये बोलने वाला वाई चाओ था, और उसके साथ वही लॉरवांड भी थी, जो मैज रोब पहने अपनी खूबसूरत काया को और भी आकर्षक बना रही थी। साफ था कि वे दोनों एक ही टीम में थे। मैंने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तभी एक घंटी की आवाज गूंजी और 4 विशाल कांस्य दरवाजे एक साथ खुल गए। दरवाजों की दरार से तुरंत एक ठंडी डरावनी ऑरा बाहर निकलने लगी। बिना देर किए सभी छात्र उस डंजन की जानकारी ध्यान से देखने लगे जिसमें वे प्रवेश करने वाले थे। यही अंत है। हमारा नंबर 2 हाई स्कूल ओसेम्स फॉरेस्ट वाले डंजन में पड़ा है, जो सबसे ज्यादा फेलियर रेट वाले डंजन्स में से एक माना जाता है। किसी ने कहा, लगभग सभी डंजन्स की डिफिकल्टी लगभग एक जैसी ही होती है, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नंबर 3 हाई स्कूल को थोड़ा आसान डंजन मिला है, इसलिए तुम लोग शिकायत नहीं कर रहे। यह देखकर लून ने अपने पीछे खड़े छात्रों को चेतावनी दी। ओसेम्स फॉरेस्ट का टेरेन बहुत जटिल है, पेड़ और झाड़ियां बहुत घनी हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना और मॉन्स्टर्स के अचानक हमले से बचकर रहना। हमेशा सतर्क रहो और आसपास की हर चीज पर ध्यान देते रहो। इसके बाद लुएन ने एक ऐसी चीज निकाली जो घड़ी जैसी दिखती थी और बोला, ये एक रिकॉर्डर है जिसे एक मैकेनिक ने बनाया है। ये डंजन के अंदर तुम लोगों के स्कोर्स को ट्रांसमिट करेगा। तभी एक और घंटी बजी, जिसका मतलब था कि नेशनल एग्जाम आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। तभी लंबे नीले बालों वाली, सफेद आर्मर पहने और बेहद खूबसूरत चेहरे वाली एक लड़की सबसे पहले डंजन में दाखिल हुई। किसी ने कहा, यह सुलिनक्सु है, नंबर 3 हाई स्कूल की हमारी सीनियर। उसने अकेले डंजन में जाने का फैसला किया है। टीम में जितने ज्यादा सदस्य होंगे, पॉइंट्स उतने कम मिलेंगे, इसलिए जिनके पास क्षमता होती है वे सोलो ही जाते हैं। मैदान में बैठे अनगिनत स्टूडेंट्स उत्साहित चेहरों के साथ आपस में बातें कर रहे थे। मैंने बस एक विचार से डंजन से कनेक्ट किया और तुरंत एक सफेद रोशनी ने मुझे घेर लिया। मैंने भी डंजन सोलो करने का फैसला किया था। जब सभी अंदर चले गए तो लेवल 20 का एक मिडिल एज्ड आदमी हाथ उठाता है और एक इशारे से पानी की तरह दिखने वाली एक स्क्रीन बना देता है, जिस पर डंजियन के अंदर के दृश्य दिखने लगते हैं। उसी समय अचानक एक सफेद रोशनी चमकी और नंबर 2 हाई स्कूल का एक छात्र डंजियन छोड़कर बाहर आ गया। नंबर 2 हाई स्कूल के सभी टीचर्स एक दूसरे को देखते हैं और फिर चुपचाप सिर झुका लेते हैं। इतने सारे सवालिया नजरों को अपनी ओर मुड़ते देखकर लिमिंग का चेहरा उदास हो जाता है और वह बिना कुछ कहे वाटर स्क्रीन को घूरता रहता है, जबकि उस पर दिख रही तस्वीर धीरे धीरे बदलती रहती है। अचानक एक घने जंगल के बीच एक अकेला लड़का दिखाई देता है। वह चारों ओर देख रहा होता है और लिमिंग के चेहरे पर हैरानी भर जाती है। वह कहता है, क्या हमारे स्कूल की कल वाली क्लास चेंज सेरेमनी में इतना टैलेंटेड स्टूडेंट भी शामिल था? यह सुनकर लून को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि मैं तो बस एक साधारण समनर हूं। लेकिन उसी समय डंजियन के अंदर हल्का चक्कर खत्म होने के बाद मैं होश में आता हूं और आसपास का निरीक्षण करता हूं। तभी मुझे किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। मैं 1 सेकंड भी देर नहीं करता। मेरी बाईं हथेली में अचानक 1 मीटर से लंबा डंडा प्रकट हो जाता है। उसी पल एक लंबा गहरा हरा कीड़ा जैसा मॉन्स्टर ऊपर से छलांग लगाता है, जिसका मुंह पूरी तरह खुला है और उसमें डरावने दांतों की कतारें दिखाई दे रही हैं। मैं अपना डंडा कसकर पकड़ता हूं और उसके सिरे से एक सफेद रोशनी निकलती है जो तुरंत उस मॉन्स्टर के शरीर को भेद देती है।
उसका शरीर दो टुकड़ों में कटकर ऐसे गिर जाता है जैसे किसी कठपुतली की डोर काट दी गई हो। वह जमीन पर गिरकर तड़पता है। आपने टॉक्सिक फैंग वर्म को मार दिया है, आपको 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। उसी समय मेरी कलाई पर बंधे रिकॉर्डर में नोटिफिकेशन आती है, स्कोर +15। बाहर मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। क्या यह समनर नहीं है? लेकिन इतने तेज रिफ्लेक्स और स्पीड तो सिर्फ हाई एजिलिटी वाले लोगों में ही हो सकती है। लून भी उतना ही हैरान है, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। उस वर्म को मारने के बाद मैं जंगल के अंदर और गहराई में बढ़ता हूं, तभी एक अजीब और डरावनी आवाज गूंजती है। छोटे छोटे, बदसूरत, हरे और चिकनी त्वचा वाले जीव दिखाई देते हैं। मैं तुरंत पहचान जाता हूं, ये गोबलिन है। किताबों के अनुसार ये बेहद क्रूर होते हैं, बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं और अगर खाना कम हो जाए तो एक दूसरे को भी खा जाते हैं। मैं अंदाजा लगाता हूं कि यहाँ लगभग 50 या 60 गोबलिन हैं। अगर ये सब एक साथ मुझ पर हमला कर दें तो मेरे बचने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए मैं तुरंत अपने दिमाग से एमिन को बुलाता हूं। उसी पल एक सफेद रोशनी चमकती है और एक लंबी ताकतवर भेड़िए जैसी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठती है। एमिन की ठंडी आंखें गॉबलिन्स की उस भीड़ को घूरती हैं जो अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उसकी ओर दौड़ रही है। वह तोप के गोले की तरह आगे बढ़ता है और पहले गोबलिन की खोपड़ी टकराते ही फट जाती है। उसका शरीर जोर से पीछे जा गिरता है और बाकी गोबलिन्स चिल्लाते हुए अपने हथियार उठाकर हमला करते हैं। एक नुकीली हड्डी एमिन की पीठ पर लगती है, लेकिन जोरदार आवाज के साथ टूट जाती है। एमिन अपना पंजा घुमाता है और एक गॉबलिन का सिर चकनाचूर हो जाता है। वह बिल्कुल रक्षा की परवाह किए बिना ऐसे पागलों की तरह लड़ता है जैसे पूरे युद्ध क्षेत्र में अकेला वही हो। सीमित बुद्धि वाले गोबलिन भी उसके अंदर की डरावनी शक्ति महसूस कर लेते हैं और अचानक डरकर चारों तरफ भागने लगते हैं। मैं ठंडे स्वर में कहता हूं, अब जब तुम सामने आ ही गए हो तो भागने का मौका नहीं मिलेगा। मैं एमिन को पीछा करने का इशारा करता हूं और खुद सबसे पास वाले गॉबलिन पर टूट पड़ता हूं। बाहर बैठे दर्शक इस क्रूर दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। हमारे स्कूल में इतना ताकतवर समनर भी है, उसकी समन तो बेहद शक्तिशाली है, लेकिन वह खुद भी इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यह तो बिल्कुल चीट जैसा है। नंबर 2, हाई स्कूल के दर्शक मंच में कुछ देर पहले तक सभी स्टूडेंट्स बहुत उत्साहित थे। जब उन्होंने देखा कि मैं गोबलिन के झुंड में फंस गया हूं, तो सभी को लगा कि मैं तुरंत बाहर हो जाऊंगा, लेकिन मैंने अकेले ही पूरे गोबलिन ग्रुप का सफाया कर दिया। यह देखकर लिमिंग का चेहरा गंभीर हो जाता है और वह सोचता है, इतनी जल्दी इतनी ताकत हासिल करने के लिए उसके पास कम से कम कोई सीक्रेट इवॉल्विंग टैलेंट होना चाहिए। उसका पोटेंशियल तो लगभग हाई लेवल समन के बराबर है। क्या नंबर 2, हाई स्कूल में आखिरकार ऐसा जीनियस पैदा हुआ है जो हमें गौरव दिला सके? वह तुरंत पीछे खड़े व्यक्ति से पूछता है, इस समय चेनलिन का स्कोर कितना है? जवाब मिलता है, रिकॉर्डर के हिसाब से उसका वर्तमान स्कोर 560 पॉइंट्स है। वह हमारे स्कूल में पहले स्थान पर है, लेकिन नंबर 3 हाई स्कूल की सुलिनक्सु उससे भी ज्यादा डरावनी है। उसका स्कोर 830 है और वह बहुत बड़े अंतर से कंपटीशन में आगे चल रही है। यह सुनते ही लाइमिंग और बाकी टीचर्स की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि डंजन में गए अभी 20 मिनट भी नहीं हुए हैं और इतने स्कोर के साथ वह पूरे प्रोविंस में भी पहला स्थान हासिल कर सकती है। डंजन के अंदर गॉबलिन्स के शवों से रोशनी के गोल गोले निकलकर मेरे शरीर में समा रहे थे और मैं जल्दी ही लेवल 2 पर पहुंच गया। मेरी स्पिरिट 5 पॉइंट्स बढ़ गई, लेकिन यही एक साधारण क्लास की कमी है। चाहे मैं लेवल कितना भी बढ़ा लूं, बाकी लोगों से फर्क और बढ़ता ही जाएगा और अंत में एक ऐसा अंतर बन जाएगा जिसे पार करना असंभव होगा। लेकिन मुझे इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि एमिंग की सब कुछ अब्सॉर्ब करने वाली क्षमता इस कमी को पूरा कर सकती है। मेरा स्कोर पहले ही क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड से ऊपर जा चुका था, इसलिए एकेडमी में एडमिशन लगभग तय था। लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा इससे कहीं आगे थी। एमिंग गॉबलिन्स के शवों को चबाते हुए कड़क कड़क की आवाज कर रहा था। मैंने कहा, चलो एमिंग, अब आगे बढ़ते हैं। असली शिकार तो अभी शुरू हुआ है। गॉबलिन्स झुंड में रहने वाले जीव होते हैं, इसलिए अगर यहां उनकी एक टुकड़ी मिली है तो आसपास उनका कोई घोंसला जरूर होगा। करीब 10 मिनट तक मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला, जिससे मेरा शक और पक्का हो गया। इसे डंजन कहा जाता है, लेकिन यह असल में एक अलग दुनिया जैसा है। यहाँ कुछ भी अपने आप रिस्पॉन्ड नहीं होता, सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। तभी अचानक ऊपर से लंबी हड्डियों की भालाएं मेरी तरफ फेंकी गईं और चारों ओर से गोबलिन युद्ध की चीखें लगाते हुए मुझ पर टूट पड़े। उनके हथियार हवा में लहरा रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। मेरा डंडा पल भर में तलवार में बदल गया और एक ही वार में मैंने एक गोबलिन का सिर धड़ से अलग कर दिया।
उस समय मैं मानो एक खास कॉम्बैट मोड में था। मेरी पूरी एकाग्रता इन कमजोर गोबलिन्स को तेजी से खत्म करने पर लगी थी। हर बार जब मैं वार से बचता, मेरी तलवार सर्जिकल प्रिसिजन के साथ उनकी जान ले लेती। उस पल मैं हवा में नाचती तितली जैसा था, जिसकी पंख दरअसल मौत की तरानती थी। ये लड़ाई इतनी सुंदर और सटीक थी कि मानो कोई कला हो। और नंबर 2 हाई स्कूल के दर्शक, चाहे शिक्षक हों या छात्र, सब हैरान और उत्साहित होकर मुझे देख रहे थे। क्या जबरदस्त कॉम्बैट स्किल है! उसने जरूर बहुत अभ्यास किया होगा। उसकी स्वॉर्ड मास्टरी तो और भी अद्भुत है। हर वार बिल्कुल गले को काटता है। अगर 1 मिलीमीटर भी इधर उधर हो जाए तो वार घातक नहीं होगा। अब किसी की नजर कहीं और नहीं थी। सबकी आंखें मुझ पर ही टिकी थीं। लुएन को तो जैसे झटका लग गया, क्योंकि 3 साल के हाई स्कूल में उसने मुझे ट्रेनिंग क्लासेस में कभी तलवार छूते तक नहीं देखा था। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, सावधान, लेवल 6 के बर्जर्कर गॉब्लिन्स आ गए हैं। कुल 13 हैं। चेनलिन मुसीबत में पड़ सकता है। रुको, यहाँ फायर गोब्लिन और आइस गोब्लिन भी है। उसने अकेले गोब्लिन नेस्ट खोज लिया है। ये बहुत खतरनाक है। इन गोब्लिन के आते ही उनका लीडर सामने आया और गोब्लिन ने अपनी बेतरतीब हमले बंद कर दिए। आग की लपटों से घिरे फायर गोब्लिन ने एक भयानक चार्ज किया और मुट्ठी जितने बड़े फायरबॉल्स बनाकर मेरी ओर फेंके। मैं तेजी से हर एक को डोट्स करता रहा, लेकिन उसी मौके का फायदा उठाकर दूसरे गोब्लिन ने हमला किया। मैंने हल्का सा सिर घुमाकर एक भाले से बचा और तुरंत हाथ बढ़ाकर एक गोब्लिन को गर्दन से पकड़कर हवा में उछाल दिया। उसी समय आने वाले फायरबॉल्स उससे टकराकर भयंकर आग के विस्फोट में बदल गए। इसके बाद मैंने बाकी गोब्लिन्स को भी प्रोजेक्टाइल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन्हें कैननबॉल की तरह फायर गोब्लिन की ओर फेंकता रहा। बाहर यह दृश्य देखकर सभी छात्र दंग रह गए। क्या ऐसे भी लड़ाई लड़ी जा सकती है? यहां तक कि उनके शिक्षक लून भी अवाक थे, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने मुझे ऐसा कोई तरीका सिखाया हो। इस बीच मैंने फायर गॉब्लिन्स को पूरी तरह भ्रमित कर दिया था। अगर वे जादू करते तो अपने ही साथियों को मार देते, और अगर जादू नहीं करते तो मैं उन्हें खत्म कर देता। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एमिन पीछे की ओर से घुस गया और एक एक करके उन्हें खत्म करने लगा। सैकड़ों गोब्लिन की भीड़ में अब सिर्फ कुछ ही बचे थे और उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस बार मैंने उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे उनका पीछा करते हुए उनके ठिकाने तक पहुंचने का फैसला किया। मैं भागते हुए गोब्लिन का पीछा करता हुआ एक गुफा तक पहुंचा। तभी ऊपर चट्टान से कुछ छोटे हरे साए कूदे। मैंने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और एक तेज वार किया। गोब्लिन का सिर और शरीर अलग अलग जमीन पर गिर पड़े। बाकी 2 को एमीन ने पकड़ लिया, जिसकी नाइट विजन बहुत तेज थी, और उसने उन्हें डरावनी चरमराहट के साथ निगल लिया। अचानक गुफा के मोड़ से अनगिनत मशालों की रोशनी दिखाई दी। मेरा चेहरा गंभीर हो गया और मैं तुरंत पीछे हट गया। दीवारों पर भयानक आकृतियों की भीड़ रेंग रही थी। मैंने जोर से एमिन को पुकारा। उसी पल उसका शरीर डरावनी गति से बढ़ने लगा। टैलेंट एक्टिवेट हो चुका था। वह अचानक आगे झपटा और गॉब्लिन्स को हवा में उछालते हुए चारों ओर बिखेर दिया। उसकी विशाल टांगों के नीचे गोब्लिन्स कुचलने लगे और उनके शरीर दबाव से फटकर खून के गूदे में बदल गए। तभी एक भयानक और गूंजता हुआ गर्जन सुनाई दिया। घने बर से ढकी गर्दन, उभरी हुई मांसपेशियां और छोटे मकान जितना विशाल शरीर लिए एक डरावना मॉन्स्टर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया और एमिंग को घूरने लगा। मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह एक ट्रोल था। वह पूरी ताकत से दौड़ता हुआ आया और हर कदम पर गुफा कांपने लगी। एमिन ने बिना जरा भी डरे सीधे उस पर हमला कर दिया। उसके तेज पंजों पर काली रोशनी चमक रही थी और पहला वार ट्रोल के शरीर पर पड़ा, जिससे 4 गहरे लेकिन ज्यादा गहरे नहीं घाव बन गए। दर्द से ट्रोल और भी उग्र हो गया। उसकी 1-1 मीटर चौड़ी दोनों हथेलियों ने एमिन को पकड़ लिया और उसने जोरदार हेडबट मारा। एमिंग चारों पैरों समेत जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह से खून बहने लगा और वह दर्द से कुर्राया। एमी को मुश्किल में देखकर मैंने तुरंत अपनी क्लास स्किल रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल की, जिससे उसकी बेस स्टैट्स में 20% की बढ़ोतरी हो गई। सफेद रोशनी की पतली किरणें एमिंग के शरीर पर चमकने लगी। अगले ही पल एमिन ने ट्रोल को पलटकर जमीन पर गिरा दिया और अपने दांतों से उसका एक बड़ा मांस का टुकड़ा नोच लिया। खून से लाल आंखों वाला ट्रोल भी अपनी स्किल ब्लड थर्स्ट एक्टिवेट कर देता है और दोनों एक दूसरे में उलझकर पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। उसी समय मैं लगातार एनहांसमेंट स्पेल डालता रहता हूं और साथ ही रिकवरी स्पेल भी इस्तेमाल करता हूं। उनकी इस भयंकर लड़ाई की आवाज सैकड़ों मीटर दूर तक गूंजने लगती है। जिन छात्रों ने वह आवाज सुनी वे सभी हैरान रह गए। दफन हड्डियों के जंगल के बॉस कम से कम लेवल 12 के होते हैं। आखिर कौन सा पागल है जो उससे लड़ने चला गया?
तभी आवाज से खींचकर 3 लोगों की एक टीम वहां पहुंची। उन्हें लगा था कि वे थोड़ी मदद कर देंगे और साथ ही कुछ लूट का हिस्सा भी मिल जाएगा। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो दंग रह गए, क्योंकि बॉस से लड़ने वाली कोई टीम नहीं थी। वहां सिर्फ मैं अकेला था। उसी पल मैंने अपनी तलवार से अंतिम वार किया और ट्रोल के सिर के ऊपर की लाइफ बार 1 से सीधे 0 पर आ गई। पूरे समय आसपास मौजूद किसी भी छात्र की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में दखल दे सके। लियम और लियोयान भी वहीं थे और दोनों ही हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। यह छोटा सा लड़का एक ही दिन में इतना बदल कैसे गया? तभी 4 लोगों का एक और समूह पास आया। वह एलीट क्लास का जॉय था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्कूल में तुम्हारे जैसा भी कोई होगा। तुम्हारा समन काफी बुरी तरह घायल लग रहा है। क्या तुम्हें उसे ठीक करने में मदद चाहिए? हमारी टीम में एक सेंट प्रीस्ट है जिसकी हीलिंग एबिलिटी बहुत जबरदस्त है। उसने अपनी बात पूरी ही की थी कि उसके पीछे खड़ी खूबसूरत लड़की ने उसे एक जोरदार लात मार दी। मैंने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और कहा, नहीं धन्यवाद, सब ठीक है। यह सुनकर वे लोग जाने के लिए मुड़ गए, लेकिन जाते जाते उनकी नजर मेरे हाथ पर दिख रहे स्कोर पर पड़ गई। 5320। जाओए के मुंह से लगभग गाली निकल ही गई थी। उसी समय लिवांट लाल चेहरा लिए मेरी ओर बढ़ी। जैसे ही वह मेरे सामने पहुंची, एमिंग की खून जैसी लाल आंखों ने उसे ठंडे तरीके से घूर लिया। लिवांट को तुरंत ऐसा लगा जैसे वह हड्डियों तक जम गई हो। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे और उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। मैंने उसकी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं फिर से उसकी नरमी के सामने हार ना जाऊं। उसके बाद मैं वापस गुफा में चला गया और एमिंग को खुद को और मजबूत करने दिया। जब उसने सारे मॉन्स्टर्स को खा लिया तो उसे ऊर्जा के कोकून ने घेर लिया। लगता था कि यह एवोल्यूशन पिछली बार से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। मैं बस यही सोच रहा था कि बाहर निकलने के बाद उसकी कॉम्बैट पावर कितनी होगी। थोड़ी देर बाद तेज नुकीले पंजों की एक जोड़ी ने उस रोशनी के कोकून को फाड़ दिया और एमिंग बाहर निकल आया। उसका आकार और भी बड़ा हो चुका था। उसकी फर अब गहरे नीले रंग की हो गई थी, जो एक साथ शाही और ठंडी लग रही थी। उसे 2 नई स्किल्स भी मिल गईं, इंटिमिडेशन और फायर, और उसका टैलेंट भी एक लेवल ऊपर चला गया। यह पूरी तरह से एक नई रूपांतरण थी। परीक्षा खत्म होने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी था। मैं एमिंग की पीठ पर चढ़ गया और दूसरे मॉन्स्टर के ठिकानों को ढूंढने लगा। करीब 10 मिनट बाद एमिंग और मैं एक दूसरे बॉस के इलाके में पहुंचे। छायाओं का सम्राट, लेवल 15 का ट्विस्टेड ट्री किंग। बाहर से मुझे उसकी ओर बढ़ते देख लिमिंगजी अनायास ही भौहें चढ़ाने लगा, क्योंकि वह जानता था कि ट्विस्टेड ट्री किंग चाहे एचपी में हो या अटैक में, ट्रोल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और मैं तो अभी सिर्फ लेवल 4 था। इतनी बड़ी ताकत के अंतर के बावजूद ऐसा कारनामा करना पूरे देश में बहुत ही दुर्लभ बात थी। डंजन के अंदर जैसे ही मैंने जमीन पर कदम रखा, लाल आंखों वाले पेड़ एक एक करके जागने लगे। उनके विशाल तने फट गए और उनमें चौड़ी दरारें खुल गईं। मैंने उन्हें जड़ से उखड़ते देखा और दर्जनों शाखाएं मेरी तरफ भेदने के लिए बढ़ीं, लेकिन मुझे जरा भी डर महसूस नहीं हुआ। मैं तुरंत आगे लपका और एक ही झटके में अपनी तलवार निकाल ली। पलक झपकते ही मैंने 5 वार किए। मेरी गति इतनी तेज थी कि पीछे परछाइयां बन रही थीं। सारी शाखाएं साफ कटकर जमीन पर गिर गईं। मेरी आंखें सख्त हो गईं और मैं कुछ ही छलांगों में उस ट्रेंट तक पहुंच गया। मेरी तलवार सीधे उसकी टांग की दरार पर जा लगी और वहां एक गहरा घाव खोल दिया। पेड़ से फव्वारे की तरह रस बहने लगा और उसकी लाइफ बार खाली हो गई। अपने साथी को इस तरह मरते देख बाकी ट्रेंट्स डर से पीछे हटे, लेकिन अगले ही पल वे सब हम पर टूट पड़े। तभी एमिंग ने गुस्से से दहाड़ लगाई और सामने वाले ट्रेंट को एक ही वार में चीर दिया। फिर उसके शरीर से काली लपटें निकलकर उसे पूरी तरह ढकने लगीं। वे लपटें ट्रेंट्स में फैलती चली गईं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। ट्रेंट्स दर्द से चीख रहे थे और तड़प रहे थे, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करते वे उन काली लपटों को बुझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे उनकी जीवन शक्ति को जलाकर खुद को और भड़का रही थीं। ये देखकर मैं भी थोड़ा हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एमिंग की लपटें इतनी खतरनाक होंगी। बहुत जल्दी पूरा इलाका आग के समुद्र में बदल गया और सारे ट्रेंट्स राख बन गए। उसके बाद वे काली लपटें वापस एमिंग के शरीर में समा गईं। इन लपटों की वजह से एमिंग को मांस खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह सीधे ऊर्जा अब्सॉर्ब कर सकता है। कुछ ही पलों में एमिंग और मैं दोनों एक साथ लेवल अप हो गए और मेरा स्कोर सीधे बढ़कर 7120 पॉइंट हो गया। तभी अचानक जमीन फट गई और बाहों जितने मोटे सुनहरे प्रोजेक्टाइल हमारी ओर फट पड़े।
दूर से एक भयानक और गुस्से भरी गर्जना सुनाई दी। सैकड़ों ट्रेंट्स के बीच एक विशाल ट्रेंट किंग धीरे धीरे प्रकट हुआ, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी। मैं चुपचाप एक कदम पीछे हट गया। भले ही मेरी सारी बेस स्टैट्स अब 50 से ऊपर थीं, फिर भी उससे लड़ना लगभग आत्महत्या ही होता। मैं अपनी सीमाएं अच्छी तरह जानता था। इतना शक्तिशाली दुश्मन समन के लिए ही सही होता है। हेमिक की आंखें अचानक भयंकर हो गईं और उसके शरीर पर काली लपटें फिर से चल उठीं। उसने सीधे अपना सबसे शक्तिशाली रूप धारण किया और बीच में खड़े उस विकराल ट्रेंट किंग की ओर झपट पड़ा। काली लपटें सब कुछ लालच से निगल रही थीं और ट्रेंट्स लगातार दर्द से चिल्ला रहे थे। मैंने भी मौका देखकर हमला शुरू किया और लड़ाई को खत्म करने के लिए आगे बढ़ गया। अपने साथियों को इस तरह मरते देख विकृत ट्रेंट किंग जोर से हंस पड़ा। अनगिनत सुनहरी शाखाएं ईमिंग पर टूट पड़ी, लेकिन उसने उनकी परवाह ही नहीं की और सीधे पागलों की तरह ट्रेंट किंग के मुख्य शरीर की ओर झपट पड़ा। हेमिंग के पंजे बेहद तेज थे और काली रोशनी के चाप बार बार ट्रेंट किंग पर गिर रहे थे, मानो उसकी छाल को उधेड़ कर रख देंगे। ट्रेंट किंग का चेहरा दर्द से मरोड़ खा गया। इन सारी टहनियों ने अलग अलग तरफ से एमिंग को भेदने की कोशिश की, लेकिन एमिंग ने अपनी बॉडी की डिफेंस पर भरोसा करते हुए हर वॉर का सीधा जवाब दिया। काले फ्लेम्स धीरे धीरे उस राजा के ऊपर चढ़ने लगे और ट्रिएंडिफॉर्म किंग की आंखें डर से भर गईं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी अपनी लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही है। ट्रिएंडिफॉर्म किंग डर गया और घबराकर पागलों की तरह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एमिंग ने फिर से एक भयानक दहाड़ लगाई और उसी पल काले फ्लेम्स ने उसे जकड़ लिया। हेमिंग के अटैक्स और भी ज्यादा हिंसक हो गए। उसी समय जाओ और बाकी 3 लोग जो मदद के लिए दौड़ कर आए थे, मुश्किल से निगलते हुए खड़े थे और उनके चेहरों पर साफ शौक दिख रहा था, क्योंकि दूसरे टियर का लेवल 15 मॉन्स्टर ट्रिएंडिफॉर्म किंग इस तरह पूरी तरह दबाया जा रहा था। उनका वहां आना मुझे भी थोड़ा हैरान कर गया। तभी अचानक जोरदार गिरने की आवाज गूंजी और ट्रिएंडिफॉर्म किंग पूरी तरह खत्म हो गया। उसी समय मेरे शरीर से सफेद रोशनी निकलने लगी और मैं लेवल 8 पर पहुंच गया। साथ ही रिकॉर्डर पर मेरा स्कोर भी 3000 और बढ़ गया। मैंने आखिरी ट्रेंड्स उन्हें छोड़ दिए ताकि वे 4 किल्स कर सकें और आसानी से पॉइंट्स भी हासिल कर लें। मियां चान चान का मुंह हल्का सा खुला रह गया था। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही हमारे स्कोर सबसे बेहतरीन एकेडमीज में एडमिशन के मिनिमम थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुके थे। इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ था कि हमें किसी मॉन्स्टर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत न लगानी पड़ी हो? जाओ ने सिर हिलाते हुए कहा कि शेनलिन का एमिंग सच में बहुत ही डरावना है। इन ट्रेंड्स को कैसे मारा गया इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उनमें से कोई भी पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी समय सारे काले फ्लेम्स वापस हेमिंग के शरीर में लौट गए और हेमिंग का नॉर्मल साइज 7 मीटर तक पहुंच गया। मेरी सारी बेसिक स्टैट्स अब 70 पॉइंट्स से ऊपर जा चुकी थी। मैं अभी अभी लेवल 10 पर पहुंचा था, इसलिए अब मैं अपना पहला क्लास चेंज कर सकता था। इस साल का एंट्रेंस एग्जाम भी अब खत्म हो चुका था और डंजन हमें जबरदस्ती टेलीपोर्ट करना शुरू कर रहा था। सफेद रोशनी में घिरे अनगिनत स्टूडेंट्स एक एक करके वापस विशाल मैदान में लौटने लगे और तुरंत ही उनका जोरदार स्वागत और चीयर से किया गया। मेरे पास 7 मीटर ऊंचा ईमिंग झुका हुआ बैठा था, बेहद भारी और बिल्कुल स्थिर। उसने सच में पहला स्थान हासिल कर लिया था। लिमिंजी और बाकी एक्साइटेड प्रोफेसर्स के चेहरे उत्साह से लाल हो गए थे। यह सच में डराने वाला था, क्योंकि उसके पास एक साथ 3 अलग अलग टैलेंट्स थे और वह खुद भी बेहद ताकतवर था। एक समनर होकर इतने सारे बॉसेस को मार देना पहले कभी नहीं देखा गया था। वायोलू, तुम्हें सच में बहुत ही शानदार स्टूडेंट मिला है। चलो जल्दी चलकर शेनलिन का स्वागत करते हैं। लिमिंगजी उन्हें जल्दी जल्दी अपने साथ ले गया। मैदान के दूसरे तरफ लुरुयांट का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने 1 घंटे पहले ही डंजन छोड़ दिया था और एलिमिनेट हो गई थी। उसका स्कोर इतना भी नहीं था कि वह किसी बड़ी एकेडमी में प्रवेश पा सके। ये सब उसकी ही गलती थी। उसकी समझ साफ तौर पर कमजोर नहीं थी, लेकिन उसने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। अगर उसने पहले बता दिया होता तो मैं कभी भी लुलियन के साथ टीम नहीं बनाता। ये सोचते हुए लुयांट की आंखें और भी अंधेरी हो गईं। उसी समय सुलिंगसू भी स्कूल नंबर 3 के प्रिंसिपल और प्रोफेसर से घिरा हुआ था और उनके बीच आह भरते हुए खड़ा था। स्कूल नंबर 2 की किस्मत सच में बहुत जबरदस्त निकली कि वहां से इतना बड़ा प्रोगड़ी निकल आया। हाँ बिल्कुल, लिनक्सू हिम्मत मत हारो। तुम्हारा 19,500 का स्कोर पहले ही बहुत शानदार है। सुलिनक्सू ने हल्की मुस्कान के साथ दिखाया कि वह ठीक है और फिर कुछ जिज्ञासा के साथ स्कूल नंबर 2 की दिशा में सोचते हुए देखने लगा। तभी प्रोविंशियल रैंकिंग जारी की गई और बिना किसी शक के मैं फर्स्ट रैंक पर था। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि एमिंग सच में एक मॉन्स्टर है।
उसकी ग्रोथ न सिर्फ अनलिमिटेड है, बल्कि हर एवोल्यूशन के साथ उसकी कॉम्बैट पावर और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही है। अब तो मुझे अपनी अगली समन देखने का बेसब्री से इंतजार है। घर लौटकर मैंने यह खबर अपनी छोटी बहन और अपनी माँ को बताई, और साथ ही प्रोविंस में फर्स्ट आने का 1 मिलियन युएन का प्राइज भी सीधे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब मेरी माँ और मेरी बहन को तंगी में जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में वापस गया ताकि अपने पहले क्लास चेंज की तैयारी कर सकूं। पहला क्लास चेंज करने के लिए एक री इनकारनेशन डंजन को रैंडम मैच मेकिंग के जरिए पूरा करना जरूरी था। पैनल को देखते ही मैंने बिना किसी झिझक के फर्स्ट क्लास चेंज पर क्लिक कर दिया और उसी पल मैं अपने कमरे से गायब हो गया। कोऑर्डिनेट 08694। ये एक ऐसा वर्ल्ड था जो पूरी तरह तबाही के कगार पर खड़ा था। इंसानियत की आखिरी लौ भी बुझने के करीब थी। क्या तुम इस दुनिया को बचाओगे या इसे पूरी तरह खत्म कर दोगे? ऑप्शनल क्वेस्ट। एक 1000 फ्लेओ बीस्ट्स को खत्म करो और जितना हो सके सर्वाइवर्स की रक्षा करो। ऑप्शनल क्वेस्ट दो, फ्लेओ की मेट्रियार्क्स को सब कुछ निगलने में मदद करो ताकि वह इवॉल्व कर सके। इस बार कुल 10 पार्टिसिपेंट्स थे। टाइम लिमिट 24 घंटे की थी और कोई भी अपनी मर्जी से इस जगह से वापस नहीं जा सकता था। बिना किसी चेतावनी के मैं अचानक खंडहरों से भरे एक इलाके के बीच प्रकट हो गया। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ी और बिना ज्यादा सोचे सीधे पहला क्वेस्ट चुन लिया, फ्लेओ की मेट्रियार्च को सब कुछ निगलने में मदद करना। लेकिन फिर मेरे हेमिक का क्या होगा? ठीक उसी पल बगल की कांच वाली दरवाजे से एक आकृति जोर से बाहर फेंकी गई और कांच के अनगिनत टुकड़ों के साथ एक छोटी कद की लड़की जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय एक खून जैसे रंग की और बिना चमड़ी वाली रेंगने वाली बीस्ट अंधेरी दुकान से बाहर कूदी और सीधे उस लड़की पर झपट पड़ी। लड़की ने मुश्किल से अपने पास पड़े लंबे सैबर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वह थोड़ा धीमी पड़ गई। मौत का डर उसे घेरने लगा और उसने इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ आगे करके खुद को बचाने की कोशिश की। तभी हवा को चीरती हुई एक तलवार की चमक निकली और उस रेंगती डिजास्टर बीस्ट का सिर एक ही वार में कट गया। संतुलन खोकर वह मॉन्स्टर जमीन पर गिर पड़ा। मैं उस हक्का बक्का लड़की की तरफ मुड़ा और कहा, नमस्ते, मेरा नाम शेनलिन है। लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम लू है। मैं अभी उससे इस दुनिया के बारे में सवाल पूछने ही वाला था कि अचानक एक अलार्म बज उठा। सिचुएशन योचू सेफ, जनरल रिट्रीट। यह सुनते ही लूलू का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, जल्दी चलो, यहां से निकलना होगा। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दूर से उछलती हुई एक कार सीधे हमारी तरफ आकर टकराने वाली थी। मैंने तुरंत लूलू को अपने पीछे खींचा और अपना स्टाफ सामने हॉरिजॉन्टल पकड़ लिया ताकि उस तेज टक्कर को झेल सकूं। जोरदार इंपैक्ट के बाद मैं करीब 10 मीटर पीछे खिसक गया और फिर खुद को संभाल कर रुक गया। लूलू घबराया हुआ था और दर्द की परवाह किए बिना तेजी से भागते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने अपनी उफनती एनर्जी को शांत किया, सिर हिलाया और सामने देखा। वहां एक क्रीचर 2 पैरों पर खड़ा था, एक डिजास्टर बीस्ट जिसके पूरे शरीर पर नुकीले कांटे निकले हुए थे। यह एक दाओमो था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। लूलू का चेहरा गंभीर हो गया और उसका हाथ अनजाने में अपने सेबर की मूठ पर और कस गया। उसी समय दाओमो तेज कदमों से हमारी तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और वह अपनी पूरी ताकत के साथ झपट पड़ा। इससे पहले कि लू कुछ समझ पाता, एक परछाई बिजली की तरह उसके पास से गुजरी और सीधे उस मॉन्स्टर से टकराने चली गई। मैंने अपने स्टाफ की ब्लेड निकालकर दाऊमो के तेज काटने वाले बाजुओं से टकरा दी और टक्कर से एक साफ धातु जैसी आवाज गूंजी। दाऊमो दर्द से गरजा और उसका दूसरा हाथ मेरे सिर पर गिरने वाला था, लेकिन मैंने उसे जोर से पीछे धकेल दिया और चिल्लाकर कहा, लू, अपना सेबर मुझे दो। ये सुनते ही लू ने बिना जरा भी हिचकिचाए अपने हथियार की मूठ पकड़ी, उसे खींचकर निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। मेरी आंखों में लड़ने का जोश भर गया। अब फिर से शुरू करते हैं। जैसे उसने मेरी चुनौती महसूस कर ली हो। ताओमो फिर से झपटा और उसके दोनों ब्लेड जैसे बाजू पागलों की तरह घूमने लगे, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं था। एक हाथ में तलवार और दूसरे में सेबर लेकर मैंने उसका सामना किया। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही हम दोनों ने इतने तेज वार किए कि हमारी परछाइयां पीछे छूटती नजर आ रही थीं। अनगिनत टक्करों के बाद मुझे एक मौका मिल गया। मैंने सिर झुकाकर उसकी घातक चोट से बचाव किया और उसी पल मेरे बाएं हाथ का लंबा सेबर ऊपर की तरफ चला गया। उसकी धार ने एक ही वार में दाऊमो का बाजू काट दिया। उसे संभलने का मौका दिए बिना मैंने अपनी तलवार सीधा उसके दिल में घुसा दी। तलवार उसकी सख्त चमड़ी को चीरती हुई आर पार निकल गई। लू अभी भी दर्द से अपना हाथ पकड़कर खड़ा था। वह मेरे पास आया और पूछा, तुम यहां के नहीं हो ना? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया,
क्या तुम मुझे इस दुनिया के बारे में थोड़ा बता सकते हो? लू बोला, ये सब निकी की